हेलो एवरीवन। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करने जा रहे हैं। बहुत ही कम टाइम में हम लोग इसको पूरे प्रॉपरली सही तरीके से रिवाइज कर लेंगे टोटल चैप्टर को, और जितने भी छोटे बड़े टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप यहाँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने इसको जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, मैंने उनको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है, पूरी तरीके से यहाँ पर उसको अरेंज कर दिया है। टोटल 7 टॉपिक्स हैं। पहला रदरफोर्ड मॉडल है, और उससे पहले डाल्टन मॉडल और जो थॉमसन मॉडल है उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो छोटा सा टॉपिक है, लाइट के बारे में है। और बोर मॉडल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्रोडिंगर मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और क्वांटम नंबर्स, इनके बारे में हम लोग बातचीत यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रदरफोर्ड मॉडल, और इसमें जो है कुछ टॉपिक्स हैं। यहाँ पर पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट की बातचीत करेंगे, और उसके बाद लिमिटेशंस क्या है इसमें, इसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं पहले की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट में फर्स्ट कॉन्सेप्ट है प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम है। ये जानते होंगे, बोला गया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो प्लेनेटरी मॉडल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट जो है ये मॉडल बोलता है कि न्यूक्लियस बीच में होता है, उसके बहुत दूर बाद जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम का वो वैकेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस खाली होता है। नेक्स्ट जो है ये सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके बारे में बताया गया है इस मॉडल में। फिर वो न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और हाईली डेंस होता है, क्योंकि साइज छोटा है। और नेक्स्ट जो है वो सारा का सारा मास उस न्यूक्लियस में ही है उस एटम के, इसलिए मास ज़्यादा साइज छोटा, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास हाई, वॉल्यूम लो, तो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो पांचों चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। हालांकि ये आपके नीट या जेईई के एग्ज़ाम में उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करने वाला। नेक्स्ट जो है वो एक लिमिटेशन जो इनका है वो है आपका, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और ये मैक्सवेल जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए उसको ये फॉलो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा आपको। यहाँ पर जो मुझे डालना था मैंने उसको अपडेट कर दिया है। एक फार्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का फार्मूला है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। R इज इक्वल टू R0 ए जो है यहाँ पर मास नंबर है। अगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं A इज इक्वल टू मास नंबर है, और R जो है न्यूक्लियस है, रेडियस का न्यूक्लियस है, और R0 का वैल्यू दिया हुआ है, ये मीटर में है R0 का वैल्यू, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि ये जो थ्योरी है वो मेनली लाइट के लिए है, ठीक है। और लाइट का ये जो पार्टिकल नेचर होता है उसको ये एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर जो है 2-3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना है कि एनर्जी जो होता है वो लाइट का जो एनर्जी होता है वो क्वांटाइज होता है, और नेक्स्ट जो है उसके पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं। और इसमें जो है एनर्जी जो होता है एक फोटोन एनर्जी का जो पैकेट होता है, उसका एक फोटोन जो होता है उसका एनर्जी जो होता है वो hc/λ होता है। लैम्डा उसका वेवलेंथ हो गया, और h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट। अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट आता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। नैनोमीटर यहाँ पर जो है इसलिए लिया गया है, जब भी आपको इस वैल्यू को यूज़ करना है तो लेमडा को ध्यान देना है कि आपको नैनोमीटर में लेना है। जैसे मान लीजिए कि एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो आप उसको नैनोमीटर में चेंज कर लेंगे, या अगर आप इसको चाहते हैं नहीं यूज़ करना तो आप एच का जो वैल्यू आता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को यूज़ कर सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, और जो मैंने अभी जस्ट बताया है उसको यूज़ करेंगे तो जूल में आंसर आएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बातचीत करते हैं फटाफट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्स मॉडल की, इससे क्वेश्चंस आएंगे। बोर्स मॉडल में जो है पोस्टुलेट जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है वो NH/2π, यानी कि जो उसका एनर्जी लेवल्स होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। इसी के बारे में बातचीत है। n का वैल्यू आप जानते हैं यहाँ पर कितना होगा। n का वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 ये सब जाते चला जाएगा।
नेक्स्ट जो है इसमें आता है कुछ कैलकुलेशंस, इसको ध्यान देना है आपको। कैलकुलेशंस में जो है पहला आपका स्पीड कैलकुलेशन है, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। जेड यानी कि उसका एटॉमिक नंबर और एन यानी कि उसका एन यानी कि ये यहाँ वाला जो एन है वो एन का मतलब 1 2 3 4 किस सेल में है वो, इसके बारे में। और वी नॉट का वैल्यू आपको याद होगा 2.186 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, लगभग 2200 किलोमीटर एक सेकेंड में वो जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, तो अगर आप एक बार 1 सेकेंड में पलक झपकाएंगे और खोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन जा करके वहाँ से वापस आ चुका रहेगा आपके पास। इतनी ज़्यादा स्पीड है इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट जो है रेडियस कैलकुलेशन है। रेडियस इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। यहाँ ध्यान देना है एन स्क्वायर यानी कि जो आपका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस यानी कि एन की जो वैल्यू है, सेल का नंबर जो है 1 2 3 4 वो उसका स्क्वायर है अपॉन जेड उसका मास नंबर जानते होंगे। आर नॉट की वैल्यू जो है 0.529, इसको आप कहीं पे चाहें तो 0.5 भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, एंगस्ट्रम में है। नेक्स्ट जो है काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू जो है ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ई नॉट की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप जूल में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। आप उसको पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जूल में। नेक्स्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस में 2 टाइम्स हो जाएगा। P इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। वो ई नॉट की वैल्यू अभी भी सेम है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट जो है आपका टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ई नॉट की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मैं अब आगे बढ़ता हूँ फटाफट एकदम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हम लोग करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम होता है। टाइप्स 2 टाइप का पढ़े होंगे मेनली, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और आपका इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन सैंपल लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, कॉइल लगा करके इलेक्ट्रिसिटी से गर्म करते हैं और उससे जो निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं और उससे जो बनता है पैटर्न, उससे जो आता है स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम, उसको हम लोग बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन किसको बोलेंगे, जैसे हम व्हाइट लाइट का सैंपल लिए, व्हाइट लाइट ऐसे जा रहा था प्रिज्म के पास। ये मान लीजिए कि प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट ऐसे पास कर रहा था, इधर स्क्रीन है, ऐसे पास कर रहा था, तो बीच में हम लोग हाइड्रोजन सैंपल ला दिए। अब वो व्हाइट लाइट जो है हाइड्रोजन सैंपल के थ्रू पास कर रहा है, तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं, होता क्या है कि कुछ जो व्हाइट लाइट के कुछ जो वेवलेंथ है उसको हाइड्रोजन क्या कर लेता है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जिसको एब्जॉर्ब कर लेगा वो वहाँ पर मिस हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। तो मेनली 2 टाइप का, इमिशन और एब्जॉर्प्शन आप देख चुके हैं। नेक्स्ट जो है फॉर्मूला कुछ है, इसको ध्यान रखना है आपको। और फॉर्मूला पहला जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का है n इंटू n-1/2, इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो है वेवलेंथ कैलकुलेशन का है, तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको ध्यान रखना है। 1/λ इज इक्वल टू आर एन जेड स्क्वायर 1/n1। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर मैं भूल गया हूँ, उसको आप ऐड कर लीजिएगा अपनी तरफ से। देखिए यहाँ पर मैंने इसको अपडेट कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 1/λ आर एन जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। n2 जो है फाइनल है और n1 जो है इनिशियल, यानी कि जब वो ऊपर जाएगा, ऊपर से जब नीचे आएगा उसकी बात हो रही है, कितना वेवलेंथ वो रिलीज करेगा। और RH की वैल्यू हमेशा जो है आप इसको यूज़ करिएगा, 1/RH इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। आपका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और मैं बातचीत करने जा रहा हूँ डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग की। पहले हम लोग बातचीत करेंगे डी ब्रोगली के लिए। डी ब्रोगली में 3 चीज़ें हैं। पहला लेमडा जो जानते हैं आप, h/mv यानी कि h/p, p फॉर मोमेंटम। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर m जो है मास है और v जो है वेलोसिटी है यानी कि स्पीड है, ध्यान देना है। और इसको दूसरे टर्म में हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं 2m/ke, ke का मतलब काइनेटिक एनर्जी। और नेक्स्ट जो है हम लोग चाहें तो इसको चार्ज के टर्म में भी लिख सकते हैं। और देखिए Q चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता होगा कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल जो है, अगर हम लोग V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी के को जस्ट हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं KE इज इक्वल टू Q इंटू V से। तो सेम फार्मूला KE जाएगा, KE मतलब काइनेटिक एनर्जी जाएगा और Q इंटू V आ जाएगा, Q चार्ज और V उसका पोटेंशियल डिफरेंस।
तो नेक्स्ट हम लोग अगर बातचीत करते हैं तो यहाँ पर मैं बातचीत करने वाला हूँ हाइजेनबर्ग की। हाइजेनबर्ग में कुछ फॉर्मूले हैं, उसको ध्यान देना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो क्या बोला था? हाइजेनबर्ग बोले थे कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि उस पर थोड़ा सा भी अगर जाकर के कोई भी छोटा मोटा एनर्जी भी अगर जाकर के टकराएगा तो उसका पोजीशन और मोमेंटम हम लोग बता नहीं पाएंगे एग्जैक्टली कितना है, क्योंकि बार बार एनर्जी तो जा ही रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है उससे। तो हम लोग डेफिनेटली दोनों चीज़ों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कम से कम जो एरर आएगा इन दोनों में वो h/2π से ज़्यादा ही आएगा, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है इसी से ड्राइव होकर के आया है। अगर हम लोग p की जगह पर वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो h/4πm। नेक्स्ट जो है एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो एनर्जी और टाइम के टर्म में h/4π। इसको देख लीजिएगा अब इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है किसी भी टर्म में। 4 तरीके से है, कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, वेवलेंथ वाला ये मतलब कि पूछा जा सकता है, ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है श्रोडिंगर मॉडल की अगर बात की जाए, श्रोडिंगर मॉडल जो है बोर मॉडल तक इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हुए सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा रही थी। जब से डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट आया तो अब मॉडल में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत थी। इलेक्ट्रॉन को जो है एक फिक्स पोजीशन नहीं दे सकते थे, प्लस इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नहीं है, उसमें वेव नेचर भी है, और वेव नेचर जो है उसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मिलाकर के श्रोडिंगर ने अपना एक नया मॉडल बनाया, उसमें हाइजेनबर्ग का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इसमें जो है इसका फॉर्मूला आता है, बड़ा डेंजर सा फॉर्मूला है, इसको आप देख लीजिएगा। हालांकि फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और इनके बाद ग्राफ जो आता है एनसीईआरटी में, ग्राफ जो है उसको आप पक्का देख लीजिएगा, बस ग्राफ वाला सेक्शन, बस ज़्यादा नहीं। जो 1s का ग्राफ आता है ये देखे होंगे ऐसे करके, इस तरह से ग्राफ आता है, उसको देख लीजिएगा। 2s का ग्राफ जो आता है, ग्राफ बस देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है क्वांटम नंबर के बारे में बातचीत मैं कर रहा हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है मेन एनर्जी लेवल को बताता है और वो सेल्स को बताता है। उस अगर n = 1 है तो उसको k सेल बोलते हैं, 2 है तो l सेल बोलते हैं, 3 है तो m सेल बोलते हैं। उसकी वैल्यू जो है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, क्योंकि क्वांटाइजेशन इसी के ऊपर बेस्ड है तो 1 2 3 4 5 इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। डिस्क्रीट ऑर्डर 1 2 3 4 5 इंटीजर, याद होगा आपको। नेक्स्ट जो अगर बातचीत मैं करूँ तो सेकेंड आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर में ये सब एनर्जी को बताता है और इससे सबसेल के बारे में पता चलता है। इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक जाती है, 0 से लेकर के n-1 तक। जैसे मान लीजिए कि पहला सेल है तो पहला सेल का n = 1 है, तो 0 से n-1 यानी कि 0 to 1-1 यानी कि 0 से 0 कितना आएगा? 0 आएगा। तो सिर्फ पहले सेल में एक सब सेल। दूसरे सेल में अगर जाते हैं तो 0 to 2-1 यानी कि 2-1 का मतलब क्या हो गया बताइए? 0 to 2-1 यानी कि 1। तो 0 और 1 सिर्फ क्या लेना है? इंटीजर्स, बस ध्यान देना। इसीलिए तो इसको क्वांटाइजेशन का थ्योरी बोलते हैं, सिर्फ इंटीजर। और 0 का मतलब ए सब सेल, 1 का मतलब पी सब सेल, 2 का मतलब डी सब सेल, ये सब जानते होंगे आप, एक्सपर्ट हैं आप लोग। नेक्स्ट अगर मैं बातचीत करूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है और इससे ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलता है। इसकी वैल्यू -L से +L तक इंक्लूडिंग 0 भी उसमें शामिल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 है तो 1 के लिए कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? तो -1 से +1, तो -1 0 +1। -1 बस रिप्रेजेंट करने के लिए है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, और आपको पता भी होना चाहिए ये सारी चीज़ें। और सारी वैल्यू जो है एक ऑर्बिटल को बताएंगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि S के पास 1 ऑर्बिटल होगा, P के पास 3 ऑर्बिटल होगा। इस तरीके से अगर हम लोग बातचीत करें स्पिन क्वांटम नंबर की, तो स्पिन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है ऑर्बिटल्स के अंदर में, उसकी बात होती है कि वो अप स्पिन में घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में से किसी को आप अप मानेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा डाउन हो जाएगा। इन जनरल हम लोग अप जो है क्लॉकवाइज को मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को डाउन मानते हैं। इन जनरल ऐसा कुछ खास नहीं, आप अपने तरीके से ही मान सकते हैं। और उसके लिए एक वैल्यू असाइन करते हैं हम लोग, +½ और -½ और यहाँ पर जो है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कुछ फॉर्मूले हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पक्का आता है। फॉर्मूले जो हैं वो हैं, पहला जो है आपका फॉर्मूला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का है, इसको ध्यान रखिएगा। अब एंगुलर मोमेंटम की जगह पर अगर आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ देता है तो बस h/2π हटा दीजिएगा, बस बाकी सेम फॉर्मूला है। जैसे
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पूछ दिया आपसे तो क्या करेंगे, तो रूट अंडर एल प्लस 1 बस, और बाकी जो बोर मैग्नेटॉन में आता है उसको आप यूज़ कर लेंगे, हो जाएगा। तो यही इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप नीचे कमेंट करके बताएं कोई टॉपिक जो है अगर स्पेशली आपको जानना है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा एलिब्रेटेड तरीके से। जैसे कुछ लोग अगर चाहते हैं श्रोडिंगर को डिटेल में थोड़ा डिस्कस करें हम, तो उसके बारे में बता सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। और बाकी कोई भी टॉपिक इनमें से आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं, और ये कोई रेगुलर क्लास नहीं है कि हम लोग इसमें पूरा डिटेल जाने, मेनली ये रिवीजन है। जैसे इसमें मेन काम मेरा क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना, आपके अंदर से ये फील हो जाए कि हाँ हाँ अरे ये सब तो आता है मुझे, बस इतना ही करना मेरा काम है। बाकी सब आपको आता है। पॉजिटिव रहिए, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, बहुत बेहतरीन नंबर आने वाला है। और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको एक्स्ट्रा तरीके से जानना है, एलिब्रेटेड तरीके से जानना है, जो आपका कमज़ोर रह गया होगा मैं उसको बता दूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर बस रेगुलर मैं चैप्टर डालते जा रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर जस्ट आपको आएगा तो मैं कोशिश करूँगा पूरा फिजिकल और इनऑर्गेनिक आपको इन दिनों में कंप्लीट करा दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करने से ही इंसान मतलब कि आगे बढ़ता है, ये बात को ध्यान रखना है हमेशा। तो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे अच्छा लगता है थोड़ा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप जान ही रहे अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।